स्टडी करेंगे। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था हम लोगों को कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है और टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताया था। अब आज हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन किन पैरामीटर्स को लेकर टिश्यू कल्चर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखें विशेष तौर से। तो वो आज हम यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी है जो बेसिकली इसमें फॉलो करनी होती है हमें। फर्स्ट जो है हमारे लिए लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए लेबोरेटरी का महत्व मतलब यूँ कह सकते हैं हम कि लेबोरेटरी के बिना हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को कर ही नहीं सकते हैं। तो एक एप्रोप्रिएट मैनर में एक लैब होना चाहिए जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ केमिकल्स होने चाहिए और कुछ ग्लासवेयर्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मिलकर एक लैब का फॉर्मेट बनाती है। तो टिश्यू कल्चर के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, किन किन केमिकल्स की आवश्यकता होती है जो हमें जनरली टिश्यू कल्चर में मदद करेंगे या उसमें आवश्यकता पड़ती है उनकी, तो ये हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट तो हमें चाहिए कि लेबोरेटरी किस तरह की होनी चाहिए। तो एक टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। और दूसरा उसी में ही कल्चर मीडिया। तो लैब होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर कल्चर मीडिया प्रिपरेशन वो भी होगा। कल्चर मीडिया बनाने के लिए केमिकल्स भी होंगे, ग्लासवेयर्स भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे। इस तरह की सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट आता है हमारा कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। थर्ड आता है एक्सप्लांट। अब प्रीवियस इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों आपको कि एक्सप्लांट क्या होता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में एक्सप्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है कि किसी भी प्लांट का वो पार्ट जो हम इनोकुलेशन में काम में लेंगे या उसके टिश्यू से, हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में टिश्यू का यूज करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से टिश्यू लेना होगा, दैट इज वो टिश्यू एक्सप्लांट से लिया जाता है। यानी कि एक्सप्लांट किसी भी प्लांट का वो पार्ट होता है जो हम इनोकुलेशन में या टिश्यू कल्चर करने के लिए एज ए टिश्यू के रूप में उसको काम में लेंगे, दैट इज एक्सप्लांट होगा। यानी कि बाह्य भाग होगा, इसको कार्टोग्राफी बोलते हैं हम, कार्टोग्राफ। तो ये जो एक्सप्लांट होता है ये किसी भी प्लांट का कोई भी एक भाग हो सकता है, जैसे कि वो एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है, उसका लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, नोडल सेगमेंट हो सकता है, रूट का टिप हो सकता है, टिप पार्ट, एपिकल पार्ट जो भी होते हैं, रूट या आपके शूट्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लांट के बारे में भी हम जानेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है इनोकुलेशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए इनोकुलेशन टेक्निक लेबोरेटरी के अंदर ही की जाती है। इनोकुलेशन में क्या होता है कि जो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कि लेमिनार एयर फ्लो है। लेमिनार एयर फ्लो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एसेप्टिक कंडीशंस बनाते हैं। जो कल्चर मीडिया होता है वो हमारा खराब ना हो, इसके लिए हम एसेप्टिक कंडीशंस, पूर्ति रोधी या निर्जम रोधी कंडीशंस को डेवलप करते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन बैक्टीरिया का, फंगस का नहीं हो सके, हमारे कल्चर मीडिया को डिस्ट्रॉय ना करे, उसको इन्फेक्टेड ना करे। इसके लिए हम कल्चर मीडिया बनाते वक्त जो वहां पर उसका ध्यान रखते हैं। और इनोकुलेशन चैम्बर में लेमिनार एयर फ्लो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमें ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाता है जहां पर हम कल्चर मीडिया को ओपन कर सके और उसमें एक्सप्लांट को आरोपित कर सके। यह हमारा इनोकुलेशन का प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद कल्चर चैम्बर जो होता है, कल्चर चैम्बर वो चैम्बर होता है जहां पर हम आफ्टर इनोकुलेशन हमने कल्चर मीडिया बना लिया, एक्सप्लांट का सिलेक्शन कर लिया, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, देन हमने एक्सप्लांट का इनोकुलेशन करने के बाद आफ्टर इनोकुलेशन फ्लास्क को हम कहां सेपरेटली कहां पर रखेंगे, कल्चर चैम्बर में रखेंगे। कल्चर चैम्बर एक ऐसा रूम होता है जहां पर टेम्परेचर या उस पर जो टेम्परेचर और लाइट की कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। किसी भी कल्चर चैम्बर का या किसी भी कल्चर चैम्बर में जहां पर प्लांट्स रखे जाते हैं, टिश्यू कल्चर है जो प्लांट्स रखे जाते हैं, उनका टेम्परेचर वहाँ 22 डिग्री कुछ मेंटेन रहना चाहिए। 22 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर या 22 से 25 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। इसलिए वहाँ पर एयर कंडीशंस की या डक्टिंग सिस्टम की इस तरह की व्यवस्था की जाती है जिससे कि उस कल्चर चैम्बर का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कल्चर चैम्बर जो होगा उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल उनको किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं मिला अभी तक, उनमें किसी भी प्रकार के मैकेनिकल टिश्यू ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी
उसकी तरह होते हैं। तो कल्चर चैम्बर में हम टेम्परेचर और इनका मेंटेन करके रखते हैं। और उसके बाद क्या स्टेप होता है, जैसे ही प्लांट कल्चर चैम्बर से बाहर आते हैं, यानी कि कुछ समय बाद 10-5 दिन बाद उनको फिर एक्वेटाइज किया जाता है। एक्वेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है दशानुकूलन, यानी कि उस टिश्यू कल्चर बेस्ड प्लांट को हम वातावरण के प्रति अनुकूलित करते हैं, यानी कि वो सामान्य परिस्थितियों में जाकर आपस में अपना सामंजस्य बिठा सके, या इन वातावरणीय परिस्थितियों में नॉर्मल कंडीशंस में वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसके लिए उसको काबिल बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्वेटाइजेशन, दशानुकूलन। इसके लिए हम जनरली ग्रीन हाउसेस का यूज करते हैं कि हमारा कल्चर चैम्बर से सटा हुआ ये क्या होता है, ग्रीन हाउस होता है। उस ग्रीन हाउस में हम प्लांट्स को इस तरह से रखते हैं कि जैसे फर्स्ट में जो वेरी कल्चर चैम्बर से जो निकल के आएंगे वो प्लांट उनको हम वहां रखेंगे, और फिर कुछ 2-4 दिन के बाद उसके बाद उनको शिफ्टिंग करते जाते हैं, 1 बाय 1 दूर ले जाते जाते हैं। और ग्रीन हाउस में एक तरफ ब्लोअर्स चलते हैं और एक तरफ रेडिएटर चलता है, तो उसमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट को प्रॉपर मेंटेन रखता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस में हम उनको एक्वेटाइज करने का काम करते हैं। देन उसके बाद प्लांट्स में जब मैकेनिकल टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, हवा के थपेड़े लगते हैं जिनसे, तो वहां पर फिर उस प्लांट्स को हम फिर हारने के लिए और ट्रांसप्लांट करते हैं, या उसी से ही ग्रीन हाउस से हम पौधों को उनके गमलों में स्थानांतरित कर देते हैं या फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पर उनका सर्वाइवल कैसा होता है वो देखा जाता है। तो जनरली जो टिश्यू कल्चर का सर्वाइवल रेट होता है वो 14% होता है, यानी कि 14% तक होता है। अगर हम 100 प्लांट बनाएंगे तो 14 प्लांट हमारे सक्सीड करेंगे, और ये भी टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि हम प्लांट सेल से कल्चर करते हैं और उनसे प्लांट्स बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि किसी भी टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए किन किन चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने आज जाना कि जैसे लेबोरेटरी होनी चाहिए, कल्चर मीडिया बनाना आना चाहिए हमें, कल्चर मीडिया बनाने के लिए केमिकल्स होने चाहिए, एक्सप्लांट का सिलेक्शन करने के लिए हमें आना चाहिए, एक्सप्लांट सिलेक्शन करना आना चाहिए हमें। इनॉकुलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें आने चाहिए। देन कल्चर चैम्बर किस तरह से बनाया जाना चाहिए, ट्यूबलाइट्स की एयर कंडीशन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके अंदर, वो पता होना चाहिए हमें। एक्वेटाइजेशन करने के लिए हमें उसमें ग्रीन हाउसेस होने चाहिए हमारे पास, और एक लास्ट प्रोसेस जो है हार्डनिंग, यानी फील्ड भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो अब आज हम यहाँ सबसे पहले लेबोरेटरी के बारे में चर्चा करेंगे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए लेबोरेटरी किस तरह की होती है। जनरली टिश्यू कल्चर के लिए लेबोरेटरी जो होती है, एक मान लीजिए कि सामान्य जो प्रयोगशाला होती है उस तरह की प्रयोगशाला ही एक यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस प्रयोगशाला में जनरली यहां से एंट्री दी जाती है। इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं प्रयोगशाला के, फर्स्ट और सेकेंड। इसी भी टिश्यू कल्चर लैब के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज दैट, इसमें यहां पर ये मीडिया प्रिपरेशन रूम, मीडिया प्रिपरेशन रूम, यानी कि मीडिया प्रिपरेशन रूम कहां होना चाहिए, इस फर्स्ट चैम्बर में। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, मीडिया प्रिपरेशन रूम। सबसे पहला जो होता है मीडिया प्रिपरेशन रूम, इसके अंदर जब हम लैब में जाते हैं, जब भी हमें टिश्यू कल्चर करना होता है तो सबसे पहले तो हम लैब की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद उसको फ्यूमिगेशन करते हैं, देन हमारी लैब पूरी तरह से एसेप्टिक हो जानी चाहिए। फिर हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। जो भी टिश्यू कल्चर लैब में काम करने वाले होते हैं अपने शूज को बाहर ही रैक में, यहाँ पर शू रैक होती है उसमें रख देते हैं, और अपने हाथ स्प्रिट से अच्छे से साफ करके मास्क लगा के और फिर हम एंटर करते हैं सॉक्स सब बाहर काट के। और यहाँ पर एक हाई स्पीड वाला ब्लोअर लगा होता है, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कुछ भी पार्टिकल्स अंदर थ्रू एयर नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पर इसमें कैबिनेट्स लगे होते हैं लैब में, जिनमें केमिकल्स रखे होते हैं। उन केमिकल्स से हम कल्चर मीडिया को बनाते हैं। तो यहाँ पर इस कल्चर चैम्बर का, इसको मीडिया प्रिपरेशन रूम भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमारे ग्लास वेयर्स भी रखे होते हैं। इस तरफ यहाँ पर ये ग्लास वेयर्स की रैक होती है, ये ग्लास वेयर्स, जहाँ पर हमारा फ्लास्क होता है, बड़ा कॉनिकल फ्लास्क होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेबोरेटरी के, सेंट्रीफ्यूज। अब लेबोरेटरी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जनरली, कि हम
लेबोरेटरी में फर्स्ट स्टूडेंट पीएच मीटर, दूसरा सेंट्रीफ्यूज, थर्ड वेइंग बैलेंस, फोर्थ लेमिनार एयर फ्लो, 5 ओवन और 6 ऑटोक्लेव। तो आज हम एक इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो लेबोरेटरी के अंदर पीएच मीटर का क्या काम है, सेंट्रीफ्यूज का क्या काम है, वेइंग बैलेंस का क्या काम है और लेमिनार एयर फ्लो का क्या काम है और ओवन क्या काम आता है, ऑटोक्लेव क्या काम आता है। सब बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं। टिश्यू कल्चर में इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। पीएच मीटर हम जनरली पीएच के बारे में जानते हैं सभी कि कोई भी चीज इसका एक स्केल होता है, उस स्केल में अगर 7 से हम 1 की तरफ आते हैं यानी कि नंबर्स में डिक्रीज होते हैं तो हमें 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीएच का लेवल बढ़ता जाता है। यानी कि अगर पीएच 7 है इट मींस वो वाटर या वो मीडियम या वो कंटेंट या वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन 7 से ऊपर जाते हैं 7, 8, 9, 10 तो वो बेसिक है, बेसिक नेचर है उसका, क्षारीय है। और अम्लीयता की तरफ चलते हैं तो 5, 4, 3, 2 तो यानी कि जो कल्चर मीडिया होता है उस मीडिया का पीएच भी हमें 5.8 के आसपास रखना होता है, बहुत थोड़ा सा एसिडिक रखना होता है। तो यहाँ पर पीएच मीटर उसकी पीएच को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, जो कि डिजिटल पीएच मीटर आता है आजकल कैलोमल इलेक्ट्रोड वाला, जिसकी सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम स्ट्रिप मेथड से भी पीएच ज्ञात करते थे। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कि अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर हम चीजों को सेपरेट करने के काम में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार उनका सेडिमेंटेशन होता है, उसके आधार पर हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन से उनको सेडिमेंटेशन के आधार पर उनका कोएफिशिएंट निकाल देते हैं और उनको सेपरेशन कर सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन इसके लिए काम में आती है जो कि हाई आरपीएम पर इसको घुमाने पर सॉल्यूशंस में से सेपरेशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का उनके मॉलिक्यूलर वेट का अकॉर्डिंग। वेइंग मशीन से वेइंग करते हैं, केमिकल्स को नाप के तुलना करने के लिए काम में आता है। और लेमिनार एयर फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लेमिनार एयर फ्लो का, जो कि इनोकुलेशन चेंबर है। जब यहाँ कल्चर मीडिया बनाएंगे, यहाँ कल्चर मीडिया बनाते हैं, यहाँ से एक इसमें यहाँ पर इसमें यहाँ पर गेट होता है और यहाँ पर एक हैच विंडो होती है, इसको बोलते हैं हैच विंडो। इस हैच विंडो की विशेषता ये होती है कि इसमें 2 शटर होते हैं, एक शटर मीडिया प्रोडक्शन रूम की तरफ, एक शटर अंदर कल्चर चेंबर की तरफ। ये यहाँ पर ये कल्चर चेंबर होता है जिसमें फ्लास्क रखे होते हैं हमने। यहाँ पर ये कल्चर चेंबर होता है और यहाँ पर ये हैच विंडो होती है और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं इनोकुलेशन चेंबर। इनोकुलेशन चेंबर एक कल्चर चेंबर से यहाँ बाहर जाने का गेट होता है, जिसके बाद इसको ग्रीन हाउस में लेके जाते हैं। ग्रीन हाउस तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लेमिनार एयर फ्लो होता है, लेमिनार एयर फ्लो एक प्रकार का कैबिनेट होता है बहुत बड़ा। उस कैबिनेट में हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। कौन से फिल्टर्स लगे होते हैं? हेपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर, जो कि 0.003 माइक्रोन के उसके छिद्र होते हैं। तो जब हम लेमिनार एयर फ्लो पर बैठकर काम करते हैं तो उससे हेपा फिल्टर से आने वाली जो एयर होती है उसके छिद्र कैसे हैं? उसमें हेपा फिल्टर है तो 0.003 माइक्रोन के है, तो वायरस का पार्टिकल इससे बड़ा होता है, इसमें से उधर ही रुक जाएगा। जो भी एयर उससे आएगी वो बैक्टीरियल रहित होगी, वायरल फ्री होगी, उसमें वायरस नहीं होगा। उस वजह से हम उसमें उसके सामने हम अगर हमारे मॉलिक्यूल फ्लास्क को खोल लेते हैं तो हमारा मीडिया कंटामिनेटेड होने की संभावना है बहुत जीरो हो जाती है, कंटामिनेटेड नहीं होता है। इसीलिए हम लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग हम क्यों करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में, या इसमें एलएफ रखा होता है यहाँ पर, ये एलएफ लेमिनार एयर फ्लो।
जो होता है इनोकुलेशन चैम्बर में रखा होता है, जहां पर एक टेबल लगी होती है, उसमें बैठ कर हम मीडिया को प्रिपेयर मीडिया इनोकुलेशन का काम करते हैं, एक्सप्लांट को मीडिया के अंदर आरोपित करने का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस तो बाद का प्रोसेस होगा कि इसके आगे क्या हम कैसे इनोकुलेशन करेंगे, लेकिन इसमें हम बाद में चलेंगे। ये इसमें काम में आता है। ओवन ग्लास वेयर्स को सुखाने के काम में आता है। ओवन क्या होता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर चीजों को स्टरलाइज करने के काम आता है। मान के हमारे जो ग्लास वेयर है उनको हमें ड्राई हो गए, ड्राई करना है, गीले हो गए, यूज कर लिए हमने, तो उनको सुखाना होगा वापस से, तो हम उनको हाई टेम्परेचर पर सुखाते हैं, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार के डिसइंफेक्टेंट नहीं रहे या कोई भी बैक्टीरियल स्पोर एंडोस्पोर्स नहीं रहे, उनको हटाने के लिए, कोई फंगल स्पोर के लिए तो हम ओवन का उपयोग करते हैं ग्लास वेयर को या चीजों को स्टरलाइज करने के लिए। लेकिन ऑटोक्लेव हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, ये भी एक प्रकार का स्टरलाइजेशन का ही माध्यम होता है, जो चीजों को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर स्टरलाइज करता है, चीजों को निर्जमीकरण करता है, किसी भी प्रकार के फंगल स्पोर्स को, बैक्टीरियल स्पोर्स को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हम ऑटोक्लेव करते हैं, जिसमें कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। ऐसे इतने प्रेशर और इतने तापमान पर कोई भी बैक्टीरियल स्पोर या फंगल स्पोर जिंदा नहीं रह सकता, तो उसके लिए हम ऑटोक्लेव को काम में लेते हैं। ऑटोक्लेव एक प्रकार का निर्जलीकरण करने का लिए, मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए और हमारे ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आज हमने बच्चों ये लेबोरेटरी में किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है, हमें उन टूल्स के बारे में जाना, और ये वेइंग मशीन, सीएस मीटर, लेमिनार एयरफ्लो, ओवन, ऑटोक्लेव, इन सब का यूज क्या होता है, ये आज हमने जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को आगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद जो कल्चर मीडिया कैसे बनाते हैं, एक्सप्लांट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इनोकुलेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, ये हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।